पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, वजीर आजम इमरान खान। इमरान को 72 घंटे का टाइम आउट। तीन दिन में तस्वीर बदलेंगे इमरान। गणित में फेल, मोदी के भरोसे खेल। फेयरवेल स्पीच में इमरान का सरेंडर। चालीस मिनट का इमोशनल ड्रामा। अमेरिकी साजिश का नाम बनेगा काम। आखिरी गेंद से पहले ही आउट। स्वागत है आपका खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाना लगभग तय है। 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, यानी कि अगले आने वाले 72 घंटे इमरान खान के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। और जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि वो आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस बल्लेबाजी का कोई फायदा होगा इमरान को? इमरान 3 अप्रैल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। कुर्सी पर इमरान के आखिरी 72 घंटे। क्या आखिरी गेंद तक खेल पाएंगे इमरान? इमरान खान इन दिनों बेचैन हैं और हर बीतते समय के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अगले 72 घंटे में इमरान की कुर्सी बचेगी या नहीं, इसे लेकर वोटिंग होगी। और खुद इमरान को इस बात की उम्मीद कम है कि वो अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। लेकिन इमरान अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दे रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए इमरान हर वो कार्ड खेल रहे हैं जिससे जनता की नजरों में वो ही विक्टिम नजर आए। गुरुवार को भी इमरान ने जब देश को संबोधित किया तो अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इमरान ने कहा कि वो राजनीति में बड़े मकसद के लिए आए थे। जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीज़ें रखी। इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता यह है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होता है, और दूसरा इंसानियत। तो ये मेरे 2 एम्स थे, और तीसरा था खुददारी। पर अब इमरान को यह भी सोचना होगा कि आखिर वो कुर्सी बचाने के लिए कौन सा पैंतरा इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं। सरकार बनाने और गिराने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। 172 वोट अविश्वास को पास कराने के लिए भी चाहिए। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है, इसीलिए उसे 172 वोट दिखाने होंगे। अगर 3 अप्रैल को विपक्ष 172 वोट से इस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया तो इमरान की सरकार बच जाएगी। यानी चुनौती अकेले इमरान के लिए ही नहीं, विपक्ष के लिए भी है कि वो कम से कम 172 सांसदों का वोट सदन में हासिल कर ले और पीएम इमरान की कुर्सी खींच ले। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसके पास 172 से ज्यादा सांसदों का वोट है। विपक्ष के एक सांसद मोहसिन डावर का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा है 174, यानी उनके पास बहुमत है। उधर इमरान को भी ये कोशिश करनी होगी कि जो भी सांसद नाराज हैं, वो अगर उनको वोट नहीं कर सकते तो कम से कम विपक्ष की तरफ भी जाकर ना खड़े हो जाएं। कुर्सी की इस घमासान में विपक्ष ने इमरान को अल्टीमेटम दिया है कि वो इज्जत से कुर्सी छोड़ दे, लेकिन इमरान आखिरी गेंद तक लड़ाई करने के दावे कर रहे हैं। अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा। अब कोई
बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम इस्तीफा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं, जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। यानी कुल मिलाकर आपको उस आखिरी गेंद का इंतजार करना है जो 3 अप्रैल को फेंकी जाएगी। विपक्ष ने पहले ही इमरान के लिए इतनी कड़ी फील्डिंग सेट कर ली है कि इमरान की कुर्सी का बचना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। पर क्या इमरान विपक्ष की इस तगड़ी फील्ड सेटिंग से वो रन चुरा पाएंगे जिससे उनकी कुर्सी बच जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन युद्ध के संकट में पूरी दुनिया भारत की और उम्मीद से देख रही है कि शायद संग्राम का समाधान भारत से मिल जाए। लेकिन हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जहां के निकम्मे प्रधानमंत्री को कुर्सी से बेदखल किया जा रहा है, तो वो भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को पाकिस्तानी फौज ने सेलेक्ट करके सत्ता तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन जब लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी आई तो इमरान फिसड्डी साबित हुए। घबराए इमरान भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नाम जप रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 1000 मन्नतें रद्द ना हुई बलाए दिल, दर्द कुछ और बढ़ गया मैंने जो की दवाए दिल। मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, तू भी जिगर को थाम कर कहता फिरे कि हाय दिल हाय दिल। शेख रशीद को क्या पता था उनका ये शेर तब फिट बैठेगा जब पीटीआई का टाइगर बिल्ली बन जाएगा। वो ना कहीं लगाए बेचारे इमरान खान खैर मनाते रह गए और मुकामे रुखसती पर पहुंच गए। पाकिस्तान को खूब डराया, विरोधियों को पिटवाया, आवाम को धमकाया, लेकिन जब जमहूरियत के इजलास में इम्तिहान का वक्त आया तो सिर्फ एक ही गूंज सुनाई पड़ रही थी। सवाल ये कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अराकीन जो तहरीक के हक में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है ना कहें। सड़क से संसद तक सारे रास्ते बंद हो गए तो इमरान खान ने विदाई भाषण शुरू किया और इमरान ने एक बार फिर पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी का नाम लेकर डराने की कोशिश की। नवाज शरीफ का किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। इमरान खान के इन फरेबी बयानों का जवाब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के इस शायरी से मिलता दिखता है। जालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से वबाल आते हैं, अपने अमाल का सारा बोझ अल्लाह पे डाल आते हैं। मेरा मतलब अपने अमाल हैं आप लोगों के। आपने 4 साल में इस मुल्क का जो है सारा का बेड़ा गर्क कर दिया है, और कभी किसी पे इल्जाम, अपोजिशन पे इल्जाम दे रहे हैं, कभी किसी पे इल्जाम दे रहे हैं। वैसे जिस इमरान को फौज ने ही गद्दी पर बिठाया हो, वो आखिरी वक्त तक बाजवा की वफादारी साबित करते दिख रहे थे और इसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे रहे थे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। इमरान ने खुद को खुददार और बाकियों को गद्दार साबित करने की ये कोशिश पहली बार नहीं की है। इमरान पिछले 20 दिनों में कई दफा नवाज को भारत का दोस्त और पाकिस्तानी फौज का दुश्मन करार दे चुके हैं। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि
कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। इमरान खान बार बार भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस गलत फहमी में उछाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नाम से कांपने वाली आतंकी कौम की दहशत पाकिस्तान के सियासतदानों तक भी पहुंचे। उधर इमरान के विरोधी भी इसी कोशिश में इमरान का भारत कनेक्शन जोड़ते दिख रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? बाहर के मुमालिक इनको फंड करते रहे हैं। गैर जो मुस्लिम जो हैं, गैर पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग नहीं हैं, वो इनको फंड करते रहे हैं। इंडिया फंड करता रहा है, इजराइल फंड करता रहा है। हम पे गैर मुल्की साजिश का इल्जाम लगाते हैं। अब ये दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे का असर है या पड़ोसी मुल्क की दिवालिया जमहूरियत की मजबूरियां, जिसमें कोई अपनी नाकामी छिपाने के लिए तो कोई सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की माला जप रहा है। वैसे पाकिस्तान की हकीकत तो ये है कि आज तक यहाँ का हर सियासतदान या तो फौज के बूटों की धमक की बदौलत या इस्लामिक दहशतगर्दी के कंधे पर सत्ता की सवारी करता रहा है और लगता है कि इस बार उसी फौज ने बीच रास्ते में इमरान खान को अपने कंधे से उतार फेंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 31 मार्च को इमरान खान ने पाकिस्तान के नाम भाषण दिया। उनके भाषण के 4 हिस्से थे। पहले हिस्से में वो खुद को कायदे आजम के बराबर बता रहे थे, दूसरे हिस्से में सबसे बड़ा त्यागी और बलिदानी बता रहे थे, जबकि तीसरे हिस्से में अपनी गलतियों की सफाई भी देते नजर आए और चौथे हिस्से में विपक्षियों की साजिशों पर भड़ास निकाल रहे थे। इमरान के इस पूरे भाषण से पता नहीं पाकिस्तानियों ने क्या समझा, लेकिन पूरी दुनिया को यही दिखा कि यह इमरान का विदाई भाषण था, जिसमें वो इमोशनल कार्ड खेलकर कुर्सी बचाने की आखिरी आरजू और मिन्नतें कर रहे थे। ये बैक रिपोर्ट देखिए। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। खुद को दिलेर बताया, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। खुद को खुददार बताया, खुद को ईमानदार बताया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर इमरान की इन फरेबों का कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब पाकिस्तान की संसद में जमा हुए पाकिस्तानी आवाम के नुमाइंदों ने एक ही रट लगा रखी थी, अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कराओ। अगला सवाल चौधरी फकीर मोहम्मद साहब। अहमद सर, मेरी ये गुजारिश है जी कि इस सवाल को मैं फोरगो करता हूं और विद दिस रिक्वेस्ट कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं और अभी डिप्टी स्पीकर ने इमरान को बचाने की कोशिश की, अगला सवाल पूछने को कहा। फिर क्या था, सारे के सारे सदस्य वोटिंग का वक्त पूछने लगे। जी मोहतरमा शाजिया मरीज साहबा, अगला सवाल पूछें जी। सवाल नंबर बताएं। सर, मेरा सवाल यह है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। जी अगला सवाल मोहतरमा तहरा औरंगजेब साहबा। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं। हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना, हमने यही करना है जिसके लिए आए हैं। थैंक यू। चेयर फिर भी कोशिश में था कि कोई तो इमरान सरकार से किसी भी तरह का सवाल पूछ ले। एक के बाद एक सांसद का नाम पुकारा जा रहा था। मरियम औरंगजेब का नाम पुकारा तो उन्होंने बुलंद आवाज में बताया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा। अब मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। डिप्टी स्पीकर को पाकिस्तान की आवाज का अंदाजा लग गया और वो सदन की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित करके उठ गए और फिर इमरान खान ने खेला आखिरी इमोशनल कार्ड। ये मैं जो अपनी आपसे दिल की आज बातें करूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों। तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान, अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूं कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था। यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा है और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
और इमरान खान के दिल की पहली बात यही थी कि जिन्ना के बाद अगर पाकिस्तान में कोई हुआ तो वो खुद इमरान खान है। अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता? जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताए, वो अपनी जिंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की जिसके पास सब कुछ था? मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स की? दरअसल इमरान खान पाकिस्तानियों को अपनी पाक साफ नीयत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस पाकिस्तानी को नमक रोटी के लाले पड़े हों, वो इमरान की ईमानदारी का क्या करे? हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया, हम तबाह हो जाएंगे, अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रेंग रहे हैं जमीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रेंग रहे हैं। और चींटियों की तरह रेंगते पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में इमरान खान की ईमानदारी और कौमी तरफदारी की इतनी ही मिसाल देखी है कि आज पाकिस्तान में महंगाई डबल डिजिट से नीचे नहीं उतरती, बेरोजगारी का रॉकेट रुकता नहीं, आतंकवाद के मोर्चे पर FATF में ब्लैक लिस्ट होने की नौबत है, पाकिस्तान अमेरिका की आंखों की किरकिर बन चुका है, अफगानिस्तान तक आंखें तरेर रहा है, चीन ने तो BRI का सपना दिखाकर तकरीबन गुलाम ही बना रखा है। ऐसी सूरत में पाकिस्तानी अवाम अगर इमरान को बाहर का रास्ता ना दिखाए तो क्या करे? हालांकि इमरान खान ने कुर्सी गंवाने से 3 दिन पहले पाकिस्तानियों का दिल पिघलाने की खूब कोशिश की है, लेकिन जिन सांसदों को पाकिस्तानी संसद में वोट करना है, क्या उन पर इमरान के इन इमोशनल कार्ड का कोई असर होगा? शायद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। और काम पे टांगने वाले जिसको अभी इमरान का सबसे बड़ा अप्रैल फूल पाकिस्तान की जनता ने बनाया है। पाकिस्तान की वही अवाम जिसने रैलियों में लाखों की भीड़ जमा करके इमरान खान को स्टेट्समैन होने का झांसा दिया, इमरान के अंदर आखिरी बॉल तक डटे रहने का झूठा कॉन्फिडेंस भर दिया। और अब जब इमरान की कुर्सी पर बनाई तो पाकिस्तानी आवाम कहीं नजर नहीं आ रही। एक तरफ वैसे सहयोगी दल जो 4 साल तक सत्ता की मलाई खाते रहे, इमरान का साथ निभाने का छलावा करते रहे, वो ऐन वक्त पर विरोधी खेमे में जा बैठे। चाहे वो MQ-MP के नेता हो या PML-Q के नेता हो या BAP के सांसद हो, सबने ऐन वक्त पर इमरान का अप्रैल फूल बनाया। 4 साल पहले पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब इमरान खान को पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठाया था तो उस वक्त बाजवा को अपनी नौकरी का एक्सटेंशन चाहिए था। बाजवा ने इमरान को PM बनते ही हाथ पकड़कर अपनी नौकरी की मियाद बढ़वा ली थी, लेकिन जिस बाजवा के भरोसे इमरान की सियासत चल रही थी, उसी जनरल बाजवा को इमरान खान ने ISI चीफ की बहाली के नाम पर आंखें दिखाने की कोशिश की। नतीजा हुआ कि आज बाजवा ने इमरान का अप्रैल फूल बनाकर छोड़ दिया है। इमरान खान को क्या पता था कि मॉस्को पहुंचकर जितना एक्साइटेड महसूस कर रहे थे, पुतिन से वो मुलाकात उनकी कुर्सी पर ही भारी पड़ने वाली है। पता नहीं कोई वजह क्या बता रहे कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। पुतिन ने यूक्रेन हमले से
वेदर अपडेट के प्रायोजक हैं आइसन गुरु कूलर। गर्मी को करो हवा हवाई। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। यूपी में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम, 8 रुपए 3 पैसे प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी पीएनजी में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से परीक्षा पर करेंगे चर्चा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और यूपी के करीब 1000 बच्चे होंगे शामिल। आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 10:40 पर सैनिक स्कूल पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल होंगे शामिल। दोबारा सत्ता संभालते ही एक्शन में सीएम योगी। 100 दिन में 10,000 से ज्यादा नौकरियां देने के निर्देश। 5 साल में 4 लाख लोगों को दिया गया रोजगार। सोनभद्र डीएम टीके शिवू के बाद गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड। जनता से जुड़े मुद्दों के साथ अनियमितताओं के आरोप पर सीएम का बड़ा एक्शन। रामलला के दरबार में आज हाजिरी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का पहला दौरा, साधु संतों से करेंगे मुलाकात। तेल एलपीजी की बड़ी कीमतों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में विजय चौक पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी। कानपुर में जलकर विभाग के जीएम के बंगले पर सीबीआई की रेड, करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ। एनएचआई में हुए घोटाले मामले की जांच जारी। मुख्तार अंसारी के बेटों पर ईडी कसेगा शिकंजा। विधायक अब्बास और अंसारी की संपत्तियों की होगी जांच। ईडी जल्द जारी कर सकती है नोटिस। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की सहायता को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 4,000 रुपए प्रति महीने की मदद देगी सरकार। महामारी में हजारों लोगों ने गंवाई थी जान। यूपी में आज से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी गेहूं खरीद की जानकारी। किसानों को मिलना चाहिए एमएसपी का लाभ। एमएलसी चुनाव को लेकर सीएम योगी का बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों से संवाद। निर्विरोध हुए 9 एमएलसी को दी बधाई। कहा इस चुनाव को भी जीतना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से चलेगी रोडवेज बस। लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के लिए सेवा शुरू। यूपी में आज से खत्म हुआ महामारी अधिनियम। खत्म हुई कोरोना से संबंधित पाबंदियां। बाकी महामारी अधिनियम नहीं बढ़ाएगी योगी सरकार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीआरपी में लंबी छलांग। 45.2% मार्केट शेयर के साथ लगातार तीसरे हफ्ते नंबर 1 बना। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। पुतिन ने गर्दन दबोची। गैस की मौत मरेगा यूरोप। यूक्रेन में मिसाइल से लड़ाई, गैस से यूरोप पर चढ़ाई। यूरोप के खिलाफ पुतिन ने बनाया गैस चेंबर। यूक्रेन को मिसाइल से मटियामेट करने वाले पुतिन ने अब पूरे यूरोप का गला गैस चेंबर में दबाने का फैसला कर लिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि जिस किसी यूरोपीय देश को रूस से गैस चाहिए उसे रूबल में भुगतान करना होगा। अगर रूबल नहीं दिए तो आज से गैस सप्लाई में भारी कटौती शुरू हो जाएगी। रूस से गैस लेने वालों को रूसी बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा। गैस और तेल की कीमत का भुगतान रूबल में जमा कराना होगा। यूरोपीय देशों की कुल गैस खपत का 40% रूस सप्लाई करता है। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर गैस के जरिए पुतिन ने सबसे बड़ा पलटवार किया है। हालात को देखते हुए जर्मनी ने आपात स्थिति लागू करने के संकेत दिए हैं। लोगों से गैस खपत कम करने को कहा गया है। जर्मनी सबसे बड़ा गैस खरीदार है।
फ्रांस भी रूबल में भुगतान करने से इनकार कर चुका है। ब्रिटेन ने पुतिन पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। रूस के इस कदम से जहां उसकी करेंसी रूबल मजबूत हुई है, वहीं डॉलर के कमजोर होने की आशंका है। लेकिन अगर यूरोपीय देशों ने गैस खरीदना बंद कर दिया तो रूस की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। अगर रूस ने गैस नहीं दी तो यूरोप में लाखों लोग ठंड से बेमौत मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। इक्वल द राइट वन, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन वेइंग इंडस्ट्री। 7 डेज स्ट्रेच मार्क रिमूवल क्रीम लगाइए और अपने प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स मिटाइए। ब्रेकफास्ट की हंगर के लिए डिलीशियस केचप, जैम और अचार 9 AM। और फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट्स शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। कानपुर में जलकर विभाग के जीएम के बंगले पर सीबीआई की रेड। करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ। एनएचएआई में हुए घोटाले मामले की जांच जारी। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच तेज। वाराणसी यूनिट और एसटीएफ मुख्यालय की एक टीम भी जांच में जुटी है। कोर्ट में डालेगी आरोपियों के रिमांड की अर्जी। देवरिया के फरार केंद्र व्यवस्थापक पर 25,000 का इनाम। यूपी में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। पीएनजी में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और यूपी के करीब 1000 बच्चे शामिल हो गए। रामलला के दरबार में आज हाजिरी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का पहला दौरा। साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम के रडार पर कई और भ्रष्ट अधिकारी। जनता की अनदेखी हुई तो कार्रवाई रहेगी जारी। कल सोनभद्र डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी पर हुई थी कार्रवाई। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीआरपी में लंबी छलांग। 45.2% मार्केट शेयर के साथ लगातार तीसरे हफ्ते नंबर 1 बना जी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले खबर चंदौली से आपको बताते हैं। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 के किनारे 50,000 के नामिया बदमाश और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई है। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश दिनेश सोनकर घायल हुआ है। बदमाश का साथी अमन यादव मौके से फरार हो गया है। हालांकि यहां से एक तमंचा, 3 कारतूस बरामद हुए हैं।
घायल बदमाश को जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये बदमाश अली नगर के खर्रा गांव में शराब व्यवसायी के सेल्समैन से 4,70,000 की लूट में वांछित थे। पुलिस ने बीती रात लूट में शामिल लल्लू गुप्ता को 93,000 रुपए लूट में शामिल बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। एक व्यापारी के दो सेल्समैन थे जो अपना 2-3 दुकानों से कैश इकट्ठा करके अपना होली के बाद आ रहे थे। उनसे लूट हुई थी। पुलिस द्वारा कल शाम को 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। 73,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। हमारे यहाँ से 25,000 का इनामिया भी था और वाराणसी ग्रामीण से ही 25,000 का इनामिया था। तो टोटल इनके ऊपर दिनेश सोनकर के ऊपर 50,000 का इनाम था और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जो भी इनके संपत्ति इनके द्वारा ऐसे काम करके बनाई गई है उसको अटैच किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त चंदौली से जुड़ गए हैं। संतोष, ये 50,000 का इनामिया जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अपडेट है अभी जरा बताइए। जी, अभी जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके बाएं पैर में गोली लगी थी। पूरा घटनाक्रम यह है कि 21 मार्च को शराब व्यवसायी सतीश जायसवाल के 2 सेल्समैन से अलीनगर थाना क्षेत्र के खर्रा गांव के पास अपाचे सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। 4,70,000 से अधिक रुपए लूटे गए थे। पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही थी। बीती रात शराब व्यवसायी के पुराने सेल्समैन लल्लू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। उसके पास ये इनपुट मिला कि जो बदमाश है दिनेश सोनकर, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है, और उसका साथी अमन यादव, ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए हाईवे तरफ गए हैं। पुलिस टीम लगातार इनका पीछा कर रही थी और अलीनगर थाना क्षेत्र के बिलाईडी गांव के पास हाईवे पर मुठभेड़ हुआ और सुबह मुठभेड़ में दिनेश सोनकर जो 50,000 का इनामी था उसके बाएं पैर में गोली लगी, जबकि अमन यादव मौके से फरार हो गया। ताजा अपडेट यह है कि 31 मार्च की देर रात नेशनल हाईवे 2 पर वाराणसी के मुर्जामुराद थाना क्षेत्र के राजा तालाब इलाके में एक पेट्रोल पंप से 65,000 की इन दोनों बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। 1 वर्ष पूर्व जौनपुर में इन्होंने ज्वेलर्स की दुकान से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम है। छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोर्ड परीक्षा दे रहे बच्चों से बातचीत भी करने वाले हैं इस दौरान। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्र छात्राओं से चर्चा करने वाले हैं। 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम है। यहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे, चूंकि एक तरफ बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, और दूसरी तरफ आज बोर्ड परीक्षा दे रहे बच्चों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं मोदी सर की पाठशाला के बारे में ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको बताते हैं। चूंकि परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां एडिशन है जो आज होने जा रहा है। परीक्षा को लेकर छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से टिप्स दिए जाएंगे। जो पाठशाला है आज परीक्षा पर चर्चा की, इस बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के साथ संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री। करीब 1.5 घंटे तक छात्रों से चर्चा करेंगे। ये देखिए 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक करीब इन तमाम छात्रों से बातचीत करेंगे। 20 सवाल करेंगे छात्र प्रधानमंत्री से, और इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा छात्र अभिभावक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई राज्यपाल, सीएम भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। आप लोग टेंशन में है क्या? ताल कटोरा में लगेगी मोदी सर की क्लास। देखिए, एक तो भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। ये पक्का कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूं। परीक्षा योद्धाओं से पीएम मोदी करेंगे मन की बात। So my question is, if any student is willing to concentrate on his or her studies, but still gets distracted, बहुत लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन एक कोई स्पेशल प्रकार की विधा है। परीक्षा पर होगी चर्चा, टेंशन भगाने के टिप्स। जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। छात्रों से संवाद, पीएम देंगे कामयाबी का मंत्र। हम विफलताओं में भी
सफलता की शिक्षा पा सकते। आज की तारीख स्टूडेंट के लिए बेहद खास है। पीएम मोदी दिल्ली के इसी तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के 5वें एडिशन में 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1000 बच्चे शामिल होंगे, जबकि शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को इस प्रोग्राम से जुड़ने का अनुरोध किया है। परीक्षा पे चर्चा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिससे देश और विदेश के भारतीय छात्र भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। 28 देश जहां भारतीय समुदाय के लोगों की तादाद अच्छी खासी है, वहां के दूतावास के जरिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के जरूरी टिप्स देंगे और अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक कार्यक्रम है, परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। वर्चुअली सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से सैनिक स्कूल से सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10:40 पर करीब करीब स्कूल पहुंच जाएंगे और वहां से वर्चुअली इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं सीधा। विशाल, आज परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम है, सीएम योगी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे, कब तक सैनिक स्कूल पहुंचेंगे, कोई अपडेट अभी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:40 पर सैनिक स्कूल पहुंचेंगे और फिलहाल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। मैं इस वक्त माध्यमिक शिक्षा के दफ्तर में मौजूद हूं और यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। चूंकि 10:30 बजे का पूरा कार्यक्रम है, तो ऐसे में यहां से जो टीम है वो सैनिक स्कूल रवाना होगी और चूंकि 10:40 पर पूरा कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री तमाम छात्रों से बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि परीक्षा को बोझ ना समझें और डिप्रेशन में ना जाएं और लगन से पढ़ाई करें। और अगर आप देखिए तो पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने तमाम छात्रों से बातचीत की थी और ये कहा था कि मैं आपका दोस्त हूं, प्रधानमंत्री ना समझिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री आज भी कुछ करते हुए नजर आएंगे। और चूंकि लगातार जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, चाहे हम यूपी बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, एसएससी बोर्ड की बात करें, तो तमाम जो बच्चे जो स्ट्रेस लेते हैं वो बच्चे तनाव में ना आए और अच्छे मन से जो है पढ़ाई करें। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री आज तमाम छात्रों को संबोधित करेंगे और तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। 10:40 पर लखनऊ के सैनिक स्कूल में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा ने पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। चूंकि लगातार ये देखने को मिला है कि यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कई छात्रों ने एग्जाम छोड़े हैं। लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है अब बच्चों के मस्तिष्क में। तो ऐसे में इन सब तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का ये संबोधन देखा जा रहा है और आज प्रधानमंत्री तमाम छात्रों से क्या कुछ नया कहते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, चूंकि इस वक्त हमारे साथ कन्हैया भी जुड़ने वाले हैं और उनसे भी वहां की तमाम चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह की तैयारी है स्कूल्स की तरफ से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां से भी छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं वर्चुअली। करीब 1.5 घंटे तक ये छात्रों से चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 11 बजे शुरुआत हो जाएगी इसकी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी तमाम तैयारियां इस वक्त स्कूल्स की तरफ से की जा रही है और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर रहे हों। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है और एक बार फिर से मोदी सर की पाठशाला, जो आज से फिर आपको तस्वीर नजर आने वाली अपनी स्क्रीन पर, 11 बजे वर्चुअली पूरा का पूरा ये कार्यक्रम होगा जब प्रधानमंत्री सीधा संवाद छात्रों के साथ करने वाले हैं, परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कन्हैया हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त मथुरा से। कन्हैया, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन कन्हैया से हम करने जा रहे थे, लेकिन शायद कोई टेक्निकल खामी है, उसे जल्दी दुरुस्त कराएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी में आज से गेहूं खरीद की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हर हालत में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए, ये सीएम योगी की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया। सुनिश्चित हो क्रय केंद्र पर किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, गोदाम और क्रय केंद्र पर गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो, ये भी सीएम योगी की तरफ से ट्वीट के जरिए लिखा गया है। ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और आज से जो गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसको लेकर उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। निर्देश उनकी तरफ से दिए गए कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
सरकार किसानों को लेकर लगातार गंभीर रहती है। पिछले 5 सालों में भी किसानों के कर्ज माफी से लेकर सभी काम किए गए। आज से यूपी भर में गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। हमारे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, किस तरह से तैयारी है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सर के नेतृत्व में जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसने तुरंत इस बात का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी विलंब के लिया कि रबी की गेहूं की फसल खेतों में तैयार है और उसके कटाई के बाद उसकी खरीदारी एमएसपी के आधार पर अच्छे तरीके से हो जाए, तो उसके बारे में फैसला करते हुए उन्होंने 6000 क्रय केंद्र लगाए जाने के लिए उन्होंने फैसला किया है, जिसके माध्यम से किसानों को सहूलियत हो सकेगी। लापरवाही आती है तो इस बार अफसरों को क्या निर्देश दिया गया? उन्हें ये कहा गया है कि किसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और ठीक प्रकार से क्रय की व्यवस्था करना चाहिए, बिचौलियों को उसके बीच से दूर होना चाहिए। सर, आज से उत्तर प्रदेश कोविड मुक्त हो गया, आपने पेंडेमिक एक्ट भी खत्म हो गया, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि पेंडेमिक एक्ट आज से समाप्त हो गया? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कोविड से महामारी से निपटने का जो उत्तर प्रदेश के भीतर एक विशिष्ट अभियान चलाया गया, उसका ये परिणाम है कि वो उत्तर प्रदेश जो है वो मुक्त हुआ है। सूर्य प्रताप शाही जी थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि किसानों को लेकर अफसर किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, 6000 क्रय केंद्र खोले गए हैं, उनको खाद्य रसद के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, पैसा भी उन्हें खाते में जाएगा। 2015 रुपये दर निर्धारित की गई है, एमएसपी पर खरीदना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2 साल तक कोरोना जैसी महामारी से जूझा है। अब उत्तर प्रदेश से पेंडेमिक एक्ट समाप्त कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में लोग स्वतंत्र और सुरक्षित दोनों हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। कानपुर में जलकल विभाग के जीएम के बंगले पर सीबीआई ने छापेमारी की है। जलकल जीएम नीरज गौड़ के बंगले में ये छापेमार कार्रवाई हुई है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ बंगलों में छापेमारी की। बंद कमरे में उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। पूरा मामला एनएचएआई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। करीब 10 साल पहले नीरज गौड़ एनएचएआई में अधिशासी अभियंता थे। इनके पास गया से लेकर वाराणसी तक का कार्यभार था और बताया ये जा रहा है कि तब से एक घोटाले के मामले की जांच को सिलसिले में सीबीआई ने छापेमारी की है। और अब बड़ी खबर नोएडा से है। ट्विन टावर तोड़ने के मामले को लेकर ये अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2 दिनों से टावर तोड़ने का काम प्रभावित हो रहा है। टावर तोड़ने वाली कंपनी और आरडब्ल्यूए के बीच तकरार देखने को मिल रहा है। दोनों की तकरार के चलते टावर तोड़ने का जो काम है वो प्रभावित हुआ है। टावर तोड़ने से धूल और शोर से स्थानीय निवासी परेशान हैं। बार-बार स्थानीय लोगों के पहुंचने से काम भी प्रभावित हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। खबर है कुशीनगर से। बाबर के परिजनों की योगी सरकार से गुहार। बाबर की पत्नी को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं परिजन। परिवार में कमाने वाला अब सिर्फ बाबर का भाई बचा हुआ है। परिवार को बाबर के दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता है और इसीलिए परिवार ने अब योगी सरकार से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अभी तक परिवार को योगी सरकार 2 लाख की मदद दे चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी जल्द ही पूरी हो सकती है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द भर्ती कर शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर करने के संकेत दिए हैं। राज्य मंत्री रजनी तिवारी का ये कहना है कि इस विषय को लेकर वो बैठक करेंगे और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया करवाई जाएगी। अगर सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करती है तो शिक्षकों की कमी भी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकेगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह हरदोई पहुंची और इस दौरान से मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी सभी डिग्री कॉलेज में पारदर्शी तरीके से काम हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी। सरकार में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी जो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और
इस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे ढंग से पूरा करूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। राज्य विश्वविद्यालय हो या डिग्री कॉलेज हो, जहां पर शिक्षक और कर्मचारियों के 30 से 50% तक पद रिक्त हैं, ऐसे में इन पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा और कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? इस चीज को मैं रखूंगी, विभाग के साथ पहले मैं बैठक करूंगी और अगर पद रिक्त हैं तो इसके विषय में मैं बात करूंगी और खाली पदों पे भर्ती की प्रक्रिया करवाई जाएगी। हरदोई समेत 4 जनपदों के डिग्री कॉलेज जो पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे, लेकिन अब उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी में जब संबद्ध थे तो उन्हें 850 रुपए फीस देनी पड़ती थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब उन्हें 4 गुनी फीस अदा करनी पड़ रही है। तो इसको कैसे राहत देंगी छात्रों को? इस विषय पे भी मैं विभाग की बैठक बुलाऊंगी और उसके साथ बैठूंगी, चर्चा करूंगी और फिर जो भी कुछ निष्कर्ष निकलता है मैं आपको इससे अवगत कराती हूँ। हरदोई का कृषि महाविद्यालय जो काफी अरसे पहले बन गया था, लेकिन पिछली सरकार में भी चालू नहीं हो पाया और इस बार जो है क्या संभावना और किस तरीके कब चालू कराएंगे इसको? कृषि विद्यालय के बारे में भी मैं विभाग से बात करूंगी कि अभी क्यों नहीं चालू हो पाया और मैं बहुत जल्द ही आपको इसके बारे में अवगत कराती हूँ। तो ये थी रजनी तिवारी, जिनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ जो शिक्षकों की कमी है उसे भी पूरा किया जाएगा। हरदोई से आशीष द्विवेदी, जी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर है प्रयागराज से। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की सूची तैयार कर ली गई है। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य की नई सूची को तैयार किया गया है। पीडीए ने अवैध संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है। अतीक अहमद के गुर्गों की अवैध संपत्ति भी रडार पर है। पीडीए ने अवैध संपत्ति के मालिकों को नोटिस भेज दिया है और जवाब नहीं मिलने पर अब इनके जो अवैध कब्जे हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध संपत्ति की जो सूची है उसको तैयार कर लिया गया है अतीक अहमद की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से मोहम्मद गफरान जुड़ गए हैं। मोहम्मद गफरान, ये देखिए जिस तरह से लगातार अतीक अहमद की जो अवैध संपत्ति है उस पर कार्रवाई की गई है, अब एक और सूची तैयार कर ली गई है। देखिए बिल्कुल लगातार पीडीए जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद से जुड़े करीब दर्जन भर से अधिक उसके गुर्गे हैं जिनकी सूची बनाई गई है और बाकायदा उनको नोटिस भी दे दिया गया है और उनके कब्जे में जो जमीनें हैं, जो संपत्तियां हैं अवैध हैं, उन सभी को डिमोलिश करने की जो नोटिस है वो दी गई है। और माना ये जा रहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अगले कुछ दिनों के भीतर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो ये कार्रवाई करेगी। मकसद साफ है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा था कि जो भी अवैध कब्जे हैं, अवैध संपत्तियां हैं, माफिया हो कोई भी हो, उनके कब्जे से मुक्त कराया जाना प्राथमिकता में रहेगा। तो उसी कड़ी में ये कार्रवाई जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम कर रही है। करीब दर्जन भर से ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हैं इस पूरे मामले में। ठीक है गुफरान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी में सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। जी आज सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है। लखनऊ में सीएनजी 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलो हो गई है। लखनऊ में पीएनजी 45 रुपए और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पीएनजी की बात करें तो 6 रुपए 30 पैसे महंगी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विशाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, लोगों को और ज्यादा दिक्कत होने वाली है, अब अगले कुछ दिनों में जेब ढीली करनी होगी। देखिए बिल्कुल यूपी में सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी अब 8.30 रुपए 30 पैसे किलो जो महंगी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पीएनजी में भी 45 रुपए का जो बढ़ोतरी है वो की गई है और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल जो दाम है उनको नए सिरे से जो है लागू कर दिया गया है। अब लखनऊ में पीएनजी जो है वो 45 रुपए मीटर मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें करीब 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। एटा में बड़ा हादसा होने से बचा है। एटा से टूंडला जा रही पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई है। एक बुजुर्ग महिला की सूझबूझ से मुसाफिरों की जान बची है। बुजुर्ग महिला ने लाल साड़ी दिखाकर ट्रेन को रुकवा दिया। दरअसल रास्ते में रेलवे ट्रैक की पटरी टूटी हुई थी जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एटा जलेसर क्षेत्र के कुशवा जलेसर स्टेशन के बीच की घटना है। वहीं महिला के इस प्रयास की सभी प्रशंसा कर रहे हैं।
नोएडा अमेठी यूनिवर्सिटी में छात्रों में आपस में मारपीट हो गई। हालांकि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अमेठी यूनिवर्सिटी में मशहूर अभिनेता जॉन इब्राहिम आए हुए थे और इसी दौरान अचानक छात्रों में आपस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बारे में एक छात्र ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई है। ये अमेठी यूनिवर्सिटी का मामला। ये तस्वीर आप देखिए, छात्रों की दो गुट किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। यूपी की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद बाबा का बुलडोजर दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को ढहाने के लिए बाबा का बुलडोजर टॉप स्पीड और टॉप गियर में पहुंच रहा है। रामपुर में जिला प्रशासन ने गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर बढ़ाई गई बाउंड्री को तोड़ दिया। दरअसल नगर पालिका में एक शिकायत की गई थी कि मुख्य रोड के किनारे बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने इसे तोड़ने में देर नहीं लगाई। ये नगर पालिका का अतिक्रमण अभियान था, जिससे कि अतिक्रमण मुक्त बिलासपुर हो, इसके लिए प्रयास किया गया। तो उसमें पूरी राजस्व टीम और नगर पालिका की टीम नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण हुए थे उस ये कैमरी तिराहे से कस्बा चौकी के बीच में उस अतिक्रमण को हटवाया गया। ये बाउंड्री सपा सरकार में कब्रिस्तान चहारदीवारी योजना के तहत बनाई गई थी, जिसे बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बाबा का बुलडोजर रामपुर के अलावा जौनपुर में भी दहाड़ा। यहाँ तालाब की जमीन पर एक शख्स ने पक्का मकान बना लिया था। शिकायत मिलते ही बाबा का बुलडोजर मौके पर पहुंचा और तालाब की जमीन को फिर से मुक्त करा लिया गया। मामला जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बहरीपुर गांव का है। यहाँ एक शख्स ने अपने घर के पास तालाब की जमीन पर पक्का मकान बना लिया था। जांच पड़ताल के बाद ये कब्जा अवैध पाया गया और बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर से मकान को ढहा दिया और बुलडोजर का खर्च भी कब्जाधारी से ही वसूल किया। यूपी में बाबा का बुलडोजर जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, उससे आलम यह है भूमाफिया और अवैध कब्जा करने वाले रास्ते से गुजरने वाले बुलडोजर को देखते ही दहल जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद बाबा का बुलडोजर दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को ढहाने के लिए बाबा का बुलडोजर टॉप स्पीड और टॉप गियर में पहुंच रहा है। रामपुर में जिला प्रशासन ने गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर बढ़ाई गई बाउंड्री को तोड़ दिया। दरअसल नगर पालिका में एक शिकायत की गई थी कि मुख्य रोड के किनारे बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने इसे तोड़ने में देर नहीं लगाई। ये नगर पालिका का अतिक्रमण अभियान था, जिससे कि अतिक्रमण मुक्त बिलासपुर हो, इसके लिए प्रयास किया गया। तो उसमें पूरी राजस्व टीम और नगर पालिका की टीम नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण हुए थे उस ये कैमरी तिराहे से कस्बा चौकी के बीच में उस अतिक्रमण को हटवाया गया। ये बाउंड्री सपा सरकार में कब्रिस्तान चहारदीवारी योजना के तहत बनाई गई थी, जिसे बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बाबा का बुलडोजर रामपुर के अलावा जौनपुर में भी दहाड़ा। यहाँ तालाब की जमीन पर एक शख्स ने पक्का मकान बना लिया था। शिकायत मिलते ही बाबा का बुलडोजर मौके पर पहुंचा और तालाब की जमीन को फिर से मुक्त करा लिया गया। मामला जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बहरीपुर गांव का है। यहाँ एक शख्स ने अपने घर के पास तालाब की जमीन पर पक्का मकान बना लिया था। जांच पड़ताल के बाद ये कब्जा अवैध पाया गया और बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर से मकान को ढहा दिया और बुलडोजर का खर्च भी कब्जाधारी से ही वसूल किया। यूपी में बाबा का बुलडोजर जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, उससे आलम यह है भूमाफिया और अवैध कब्जा करने वाले रास्ते से गुजरने वाले बुलडोजर को देखते ही दहल जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद बाबा का बुलडोजर दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगा है। सरकारी मैं अखिलेश यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं शिवपाल सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। द ग्रेट मुलायम फैमिली ड्रामा कई सालों से सियासी बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्म है। यहाँ रूठना, मनाना, दिखावा, सम्मान, अपमान सब कुछ सहूलियत के हिसाब से तोल मोल कर होता है। द ग्रेट मुलायम फैमिली ड्रामा नाम की फिल्म का नया पार्ट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। भतीजे से आहत चचा अब समाजवादी पार्टी को गच्चा देने का फाइनल मूड बना चुके हैं।
सियासी गलियारों में जो चर्चा पहले से तैर रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उसे उस समय और बल मिला जब शिवपाल सीएम योगी से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच काफी देर तक मंथन हुआ। सीएम योगी से मुलाकात के बाद यादव परिवार की कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। चाचा भतीजे के रिश्तों में पड़ी दरार अब इतनी गहरी हो गई है कि अब दोनों का साथ रहना संभव नहीं लग रहा। हालांकि शिवपाल ने सीएम योगी से मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट बताया। शिष्टाचार भेंट, और अभी कोई उचित समय नहीं है हमारा बोलने का। उचित समय पर हम सब बातें कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं? प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। इक्वल द राइट वन, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन वेइंग इंडस्ट्री। 7 डेज स्ट्रेच मार्क रिमूवल क्रीम लगाइए और अपने प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स मिटाइए। ब्रेकफास्ट की हंगर के लिए डिलीशियस केचप, जैम और अचार 9 AM। और फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट्स शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। कानपुर में जंगल विभाग के जीएम के बंगले पर सीबीआई की रेड। करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। एनएचएआई में हुए घोटाले मामले की जांच जारी। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच तेज। वाराणसी यूनिट और एसटीएफ मुख्यालय की एक टीम भी जांच में जुटी है। कोर्ट में डाले गए आरोपियों के रिमांड की अर्जी। देवरिया के फरार केंद्र व्यवस्थापक पर 25,000 का इनाम। यूपी में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी पीएनजी में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और यूपी के करीब 1000 बच्चे शामिल होंगे। रामलला के दरबार में आज हाजिरी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का पहला दौरा। साधु संतों से करेंगे मुलाकात। सीएम के रडार पर कई और भ्रष्ट अधिकारी। जनता की अनदेखी हुई तो कार्रवाई रहेगी जारी। कल सोनभद्र डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी पर हुई है कार्रवाई।